हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है, तो अगर बारिश की आवाज़ आए तो थोड़ा सुन लीजिएगा उसे भी। तो हम 60 तक क्वेश्चन देखे थे, 61 से देखेंगे कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति तथा भावानुभूति होता है। गद्य, पद्य, व्याकरण या फिर संधि। उत्तर होगा बी ऑप्शन, पद्य। याद रखिएगा, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, भावानुभूति। ठीक है, अगर रस की बात आए, सौंदर्य की बात आए, भाव की बात आए तो पद्य शिक्षण होगा उत्तर, याद रखिएगा। ठीक है, हम पद्य पढ़ते हैं तो उसका भाव जो है हम ग्रहण करते हैं, उसका रस हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए रसानुभूति, भावानुभूति ये सारे जो शब्द हैं ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कविता शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, यति, लय और भाव के अनुसार कविता का सस्वर वाचन, सुरुचिपूर्ण कविताओं का संकलन, स्वयं कविता रचना का प्रयत्न और अभ्यास, कवि द्वारा व्यंजित भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं को समझना, ग्रहण करना और रसास्वादन करना, निरीक्षक की रागात्मक शक्तियों का उदात्तीकरण, सात्विक भावों का उद्बोधन एवं उदात्त भावों का संवर्धन। यहाँ पर पूछा है कि कविता शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। उत्तर होगा डी ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें लिखा है कि निरीक्षक की रागात्मक शक्तियों का उदात्तीकरण। यहाँ पर निरीक्षक नहीं होगा, यहाँ पर छात्र होगा। ठीक है, हम छात्र की रागात्मक शक्तियों का उदात्तीकरण करते हैं, कविता शिक्षण का वो उद्देश्य होता है। निरीक्षक यहाँ पर नहीं होगा। किस प्रणाली में शिक्षक स्वयं स्वर एवं ताल के साथ गीत पढ़ता है और बच्चे अनुकरण करते हैं? गीत, नाट्य, शब्दार्थ कथन या फिर व्याख्या। उत्तर होगा गीत। गीत विधि में क्या होता है, शिक्षक पहले स्वयं स्वर ताल के साथ गीत पढ़ते हैं और बच्चे जो है अनुकरण करते हैं। किस प्रणाली में कार्य अथवा भाव प्रदर्शन के लिए बालक उचित भाव भंगिमा और अंग संचालन के साथ कविता पढ़ते हैं? गीत, नाट्य, शब्दार्थ कथन या फिर व्यास। तो यहाँ पर नाट्य विधि उत्तर है। नाट्य विधि में क्या होता है कि अगर कोई कविता भी है तो क्या करते हैं बच्चे जो है अभिनय के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बालक जो है उचित भाव भंगिमा यानी कि और अंग संचालन यानी कि हाथ पैर ऐसे हिलाते हुए उसको अभिनय करते हुए वो कविता पढ़ता है। तो ये है नाट्य विधि। टीचर भी वैसे ही पढ़ाते हैं अंग संचालन के माध्यम से। किस प्रणाली में शिक्षक छात्र से कविता पढ़ने को कहता है और कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए पद्य का अर्थ बताता जाता है? गीत, नाट्य, शब्दार्थ कथन या फिर व्यास। उत्तर है इसका शब्दार्थ कथन विधि। जैसे कि नाम है, विधियों का अगर आप नाम सुनते हैं उसी में से ही निकलता है कि वो विधि कैसी है। जैसे कि शब्दार्थ कथन विधि है तो यहाँ पर शिक्षक जो है शब्दार्थ को कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो छात्र से पूछें और छात्र के मुंह से निकलवाएं, ठीक है, शब्द का अर्थ। जैसे कि नाट्य विधि होता है तो नाट्य अगर जैसे अभिनय करने के माध्यम से अगर शिक्षक पढ़ाते हैं तो नाट्य विधि। गीत विधि होता है अगर गीत गाने जैसे अगर वो पढ़ा रहे हैं तो गीत विधि। ठीक है, तो ये होता है, विधियों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसके अंतर्गत होता क्या है। तो यहाँ पर पूछा है कि शिक्षक छात्र से कविता पढ़ने को कहते हैं और कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए पद्य का अर्थ बताते हैं। तो ये विधि है शब्दार्थ कथन विधि। कविता की एक एक पंक्ति एवं उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हुए बालकों से उत्तर प्राप्त करते हुए और यथावश्यक यानी कि जहाँ पर आवश्यक है स्वयं स्पष्ट करते हुए कविता का अर्थ बताने की विधि क्या कहलाती है? गीत विधि, नाट्य विधि, शब्दार्थ कथन विधि या फिर प्रश्नोत्तर अथवा खंडान्वय विधि। तो यहाँ पर उत्तर है कि प्रश्नोत्तर अथवा खंडान्वय विधि। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे कि विधि में है
कि प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्राप्त करते हुए पढ़ाते हैं, तो प्रश्न उत्तर हो गया, प्रश्नोत्तर विधि। और एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो ये हो गया खंडान्वय विधि। आपको पता है कि अन्वय विधि में पद्य पढ़ाया जाता है, तो खंडान्वय जो है इसको अगर तोड़ते हैं क्या होगा, खंड प्लस अन्वय, है ना। तो अन्वय में पद्य पढ़ाए जाते हैं अन्वय विधि में, और खंड यानी कि खंड खंड करना, ठीक है। तो खंड खंड करके अगर अन्वय विधि में कुछ पढ़ाया जा रहा है, खंडान्वय विधि है, तो पद्य पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। पद्य शिक्षण की व्याख्या प्रणाली के कितने रूप माने गए हैं, 1, 2, 3 या 4, तो उत्तर यहाँ पर 3, ठीक है। क्या क्या, व्यास विधि जो है वो भी व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत आता है, तुलना विधि भी और समीक्षा विधि भी। किस प्रणाली में शिक्षक स्वयं ही शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या, समीक्षा आदि प्रस्तुत करता जाता है और छात्र श्रोता मात्र रह जाते हैं, व्यास विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि या फिर शब्दार्थ कथन विधि। तो यहाँ पर उत्तर है व्यास विधि। जैसे कि व्यासदेव जो थे वो बोलते गए और गणेश जी जो है लिखते गए, उनका और कुछ काम नहीं था, है ना, वो बस लिखते हैं। मतलब वहाँ पर गणेश जी का जो है बोलने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, वो उन्हें सिर्फ लिखना है, जो भी बोलेंगे व्यास जी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर व्यास विधि में भी वही है कि सिर्फ शिक्षक जो है बोलते जाते हैं, शब्दार्थ हो शिक्षक बोलेंगे, भावार्थ हो शिक्षक बोलेंगे, व्याख्या हो शिक्षक करेंगे, समीक्षा हो शिक्षक करेंगे, सब कुछ शिक्षक करेंगे। यहाँ पर छात्र जो है सिर्फ सुनेगा या फिर सिर्फ लिखेगा, ठीक है। तो ये है व्यास विधि। किस प्रणाली द्वारा कविता शिक्षण में शिक्षक प्रस्तुत कविता के समान भाव वाली उसी कवि द्वारा अथवा अन्य कवि द्वारा रचित कविताएं छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, व्यास, तुलना, समीक्षा या अर्थकथन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि प्रस्तुत कविता के समान भाव वाली, यानी कि जो कविता शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें जो भाव है, ठीक है, अगर देशभक्ति भाव है तो देशभक्ति भाव होने वाली कोई और कविता को भी अगर वो उदाहरण देकर बोले या फिर समझाए कि इसमें भी वही भाव है, ठीक है, तो इस विधि को क्या कहेंगे, उत्तर होगा तुलना विधि। यानी कि शिक्षक जो है तुलना करते हुए पढ़ाते हैं, ठीक है। किस प्रणाली में शिक्षक का ध्यान कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ साहित्यिक आलोचना सिद्धांतों को भी स्पष्ट करते रहने की ओर बना रहता है, व्यास, तुलना, समीक्षा या खंडान्वय। तो उत्तर है यहाँ पर समीक्षा विधि। तो समीक्षा विधि में क्या होता है कि शिक्षक जो है कविता का अर्थ बताता है, व्याख्या भी करता है और साथ ही साथ आलोचना भी करता है, यानी कि कविता का जो गुण है, क्या दोष है, इसके बारे में भी आलोचना होती है, ठीक है। तो ये है समीक्षा विधि। किस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्र के रूप में कंठस्थ कराया जाता है, आगमन, समवाय, भाषा संसर्ग या फिर सूत्र। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो व्याकरण के नियम होते हैं उन्हें सूत्र के रूप में किस विधि में कंठस्थ कराया जाता है, उत्तर होगा सूत्र विधि। नाटक शिक्षण की किस विधि में नाटक में आए सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक ही करता है, व्याख्या, कक्षाभिनय, आदर्श नाट्य या फिर समवाय। तो उत्तर है यहाँ पर आदर्श नाट्य, ठीक है। गद्य विधा के अंतर्गत आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नाटक, एकांकी, ऐसे बहुत सारे पद्य विधा में भी मिलेंगे, लेकिन पद्य विधा में जैसे गीत, गज़ल ऐसे मिलते हैं, लेकिन उन सब की जो है विधियाँ नहीं पढ़ाई जाती है। आप बीएड में पढ़े होंगे गद्य शिक्षण के अंतर्गत आपको नाटक, रचना और एकांकी और कहानी, इनकी विधियों के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि आदर्श नाट्य विधि क्या है कि नाटक शिक्षण की किस विधि में नाटक में आए सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक ही करता है। जैसे आप आदर्श वाचन में पढ़ते हैं ना कि वाचन जो है शिक्षक करता है, तो आदर्श वाचन, तो यहाँ पर जो है अभिनय जो है सिर्फ शिक्षक करता है सभी पात्रों का, ठीक है। तो ये हो गया आदर्श नाट्य विधि। और यहाँ पर जो है एक कक्षाभिनय विधि, इसमें क्या होता है, बच्चे यहाँ पर अभिनय करते हैं। जैसे आदर्श नाट्य विधि में शिक्षक जो है सभी पात्रों का अभिनय करता है, कक्षाभिनय विधि जो है इसमें होता है बच्चे जो है एक एक कैरेक्टर का अभिनय करते हैं, वो भी कक्षा में ही, ठीक है, क्लास में ही। और एक होता है रंगमंचाभिनय, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक रंगमंच पर जाकर छात्र जो है अभिनय करते हैं।
किस विधि में बालक पहले चित्र को देखते हैं फिर रचना कार्य करते हैं? प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय, देखो और रचो, साहचर्य। तो यहाँ पर उत्तर है देखो और रचो। ठीक है, पहले उनको चित्र दिखाया जाता है, देखो, उसके बाद उन्हें रचना कार्य करने के लिए कहा जाता है, वो है रचो। तो देखो और रचो विधि। किस विधि में रचना की विषय सामग्री के संबंध में शिक्षक स्वयं वर्णन करते हैं और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद छात्रों से उसे लिखने के लिए कहते हैं? साहचर्य, प्रवचन, प्रश्नोत्तर या फिर खंडान्वय। तो उत्तर है यहाँ पर प्रवचन विधि। प्रवचन का मतलब क्या है? मतलब जो बोलते रहते हैं, हम क्या कहते हैं कि बहुत प्रवचन दे रहे हो, है ना। तो कक्षा में भी वही हाल है कि अगर शिक्षक जो हैं स्वयं वर्णन करते जाएंगे और लास्ट में बोलेंगे कि हाँ तुम लोग लिखो, तो वो क्या हो गया? प्रवचन विधि। ठीक है, प्रवचन देते हैं तो प्रवचन विधि। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक किसी एक विषय पर बच्चों को रचना कार्य करवा देते हैं, पुनः उसी विषय से मिलते जुलते अन्य विषय पर रचना कार्य करने के लिए उन्हें कहते हैं? आदर्श अनुकरण, प्रवचन, रूपरेखा, प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर है कि आदर्श अनुकरण विधि। यानी कि आदर्श अनुकरण क्या है कि शिक्षक किसी एक विषय पर बच्चों को रचना कार्य करवा देते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि दिवाली के बारे में शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो दिवाली के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो उसी विषय से मिलते जुलते यानी कि वो क्या करेंगे, छात्रों से बोलेंगे कि होली के बारे में अब तुम लोग लिखो। जिस तरह से मैं दिवाली के बारे में तुम लोगों को बताया, उसी तरह तुम लोग जो है होली के बारे में ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये हो गया आदर्श अनुकरण विधि। तो इसमें बच्चा जो है क्या करेगा, वो जिस तरह से दिवाली के बारे में सुना होगा, जो स्टेप वो सुना होगा टीचर से, उसी स्टेप के माध्यम से वो होली के बारे में लिखेगा। ठीक है, ये हो गया आदर्श अनुकरण विधि। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा छात्रों को कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं एवं छात्र उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही रचना कार्य करते हैं? रूपरेखा, आदर्श अनुकरण, अर्थकथन या फिर व्यास। तो यहाँ पर उत्तर है रूपरेखा। ठीक है, यानी कि उसको एक जैसे रूपरेखा में ही आपको पता चल रहा होगा कि उसे एक रूप दे दिया जाता है और उसी के आधार पर वो क्या करता है, रचना कार्य। ठीक है, संकेत बिंदु यानी क्या है, जैसे हिंट्स होता है ना, मतलब 2, 3, 4, 5 जैसे वर्ड्स अगर टीचर जाके सैम्पट पर लिख देते हैं कि ये मुख्य बिंदु होने वाले हैं आपके जो ऐसे में, तो इन्हीं के आधार पर आपको रचना करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो टीचर लिखे होंगे सैम्पट पर जो बिंदु, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर अगर छात्र रचना कार्य करते हैं तो वो हो गया रूपरेखा विधि। किस विधि में शिक्षक सिर्फ विषय बता देते हैं, छात्र स्वयं पुस्तक अध्ययन करके रचना कार्य करता है? स्वाध्याय, मंत्रणा, रूपरेखा, आदर्श अनुकरण। यहाँ पर उत्तर है स्वाध्याय विधि। ठीक है, स्वाध्याय जैसे कि स्व अध्ययन होता है, तो बच्चा स्व यानी कि खुद, तो बच्चा यहाँ पर खुद क्या करता है, पुस्तक अध्ययन करके वो रचना कार्य करता है। शिक्षक जो है सिर्फ विषय का नाम बता देते हैं। ठीक है, और एक होता है मंत्रणा विधि। मंत्रणा विधि में क्या है कि शिक्षक जो है विषय का नाम भी बता देंगे और क्या करेंगे, संदर्भ पुस्तक उनका नाम भी बताएंगे कि इस पुस्तक में आपको इसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो बच्चे जो है जाएंगे उसी पुस्तक को देखेंगे और फिर वो रचना कार्य करेंगे, तो वो होगा मंत्रणा विधि। ठीक है, किस प्रणाली में कहानी को टुकड़ों में विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाता है तथा उसे विद्यार्थियों की कल्पना की सहायता से पूर्ण किया जाता है? चित्र प्रदर्शन, अधूरी कहानी पूर्ति, रूपरेखा या फिर वाचन। तो उत्तर है यहाँ पर अधूरी कहानी पूर्ति। इस विधि में बच्चे के सामने जैसे कि लिखा है कि टुकड़ों में विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाता है, यानी कि कहानी को अधूरी करके रखा जाता है, उसको विद्यार्थी जो है अपने कल्पना के हिसाब से वो पूरा करता है। तो ये हो गया अधूरी कहानी पूर्ति विधि। गद्य शिक्षण की पाठ योजना में काठिन्य निवारण किसके द्वारा होता है? शिक्षक, छात्र, सहपाठी, निरीक्षक। तो ये होता है शिक्षक के द्वारा। बोध प्रश्न में शिक्षक क्या करता है? पाठ से संबंधित सरल प्रश्न पूछता है, पाठ से संबंधित जटिल प्रश्न पूछता है, पाठ से बाहर सरल प्रश्न पूछता है या फिर पाठ से बाहर जटिल प्रश्न पूछता है। तो जटिल की तो बात नहीं है, सरल प्रश्न पूछते हैं शिक्षक, वो भी पाठ से संबंधित। ठीक है, बोध प्रश्न देखिए क्या है
कि जैसे कि अगर आदर्श वाचन हो गया, उसके बाद अनुकरण वाचन हो गया, तो बच्चा जो है एक बार शिक्षक से सुनता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। 2-3 लाइन जो शिक्षक पढ़ेंगे पहले उससे सुनता है, तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ ज्ञान होगा। फिर वो अनुकरण वाचन करता है, वो खुद पढ़ता है, ठीक है। और सिर्फ एक ही बच्चा तो नहीं पढ़ता है, 2-3 बच्चे वहाँ पर अनुकरण वाचन करते हैं, तो वो एक बार खुद से पढ़कर सुनता है, फिर सहपाठियों का जो पढ़ा हुआ सुनता है, तो उसके बाद उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा ना कि टॉपिक क्या है, तो वो क्या समझा पढ़ने के दौरान, सुनने के दौरान क्या समझा, ऊपर से उसी के बारे में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये पाठ से संबंधित होता है और सरल होता है। वो समझा नहीं होता है कि टॉपिक में एक्चुअली क्या है, इसीलिए जटिल प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सरल पूछा जाता है। अध्यापक पाठ से संबंधित कठिन भावों को स्पष्ट करने के लिए कैसे प्रश्न पूछते हैं? बोध, मूल्यांकन, प्रस्तावना, विचार विश्लेषणात्मक। यहाँ पर उत्तर होगा विचार विश्लेषणात्मक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है, जो टीचर हैं वो एकदम से अच्छे से समझा देते हैं, आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण हो गया, फिर वो अच्छे से व्याख्या भी कर देते हैं। तो वो एक बार जब समझा देते हैं बहुत अच्छे से, तो उसके बाद जो वो क्वेश्चन करते हैं वो होता है कि पाठ के जो उसका केंद्रीय भाव होता है, ठीक है, जो कठिन भाव होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए वो प्रश्न पूछते हैं। तो वो होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपने विचारों को विश्लेषण करके वो उत्तर देता है, ठीक है। पाठ योजना में कितने प्रकार के उद्देश्यों को स्थान दिया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर होगा 2, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। छात्र को पाठ का अवगमन हुआ या नहीं, यानी कि समझा या नहीं अच्छे से, इस तथ्य के परीक्षण के लिए अध्यापक कैसे प्रश्न पूछते हैं? बोध, प्रस्तावना, मूल्यांकन या विचार विश्लेषणात्मक? तो ये होगा मूल्यांकन प्रश्न। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न तथा सौंदर्यानुभूति प्रश्न किस शिक्षण में पूछे जाते हैं? गद्य, पद्य, व्याकरण या निबंध? तो मैंने कहा है सौंदर्य, रस, भाव ये सब नाम आए, तो उत्तर होगा पद्य शिक्षण। किस विधि में अधिगम के स्रोत, साधनों एवं सामग्री को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच जाए? अभिसारित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, अपसारित अनुदेशन या फिर अपसारित मूल्यांकन? यहाँ पर उत्तर होगा अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। ये भी एक विधि होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड। पद्धति के रूप में प्रयोजना पद्धति या फिर परियोजना पद्धति के निर्माण तथा विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? डीवी, किलपैट्रिक, एडम्स, मैकले? तो ये आपके पेडागोजी के सेक्शन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और शिक्षण पद्धति में भी ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो परियोजना पद्धति या फिर प्रयोजना पद्धति के निर्माण तथा विकास का श्रेय हम किसको देते हैं? किलपैट्रिक को, बी ऑप्शन। जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तब उसे कैसी विधि कहा जाता है? विशेषज्ञ शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, दल शिक्षण या फिर वर्ग शिक्षण? तो यहाँ पर उत्तर होगा दल शिक्षण, ठीक है। जब भी किसी क्लास में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तो उसे कहेंगे दल शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड। किस विधि में विद्यार्थी अपने आवंटित कार्यों को, यानी कि उन्हें जो कार्य दिया गया होगा, शिक्षक की देख रेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं? छात्र अध्ययन, शिक्षक पर्यवेक्षण, छात्र पर्यवेक्षण या फिर पर्यवेक्षित अध्ययन? तो उत्तर है यहाँ पर पर्यवेक्षित अध्ययन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है पर्यवेक्षण करते रहते हैं, तो हो गया ये पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। किस विधि में भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र होती है, जहां छात्रों के चारों मूलभूत कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका विकास होता है? भाषा अध्ययन, भाषा प्रयोगशाला, भाषा शिक्षण या फिर भाषा अर्जन? तो यहाँ पर उत्तर है भाषा प्रयोगशाला विधि। ये भी एक विधि होती है भाषा प्रयोगशाला विधि। इसमें भाषा प्रयोगशाला जो होता है उसी में भाषा शिक्षण, वही जो है भाषा शिक्षण का केंद्र होती है, ठीक है। और वहाँ पर टीचर नहीं रहते हैं, कंप्यूटर रहता है, उसके माध्यम से टीचर इनडायरेक्टली वहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लैबोरेटरी मेथड।
अनुवाद के माध्यम से व्याकरण की जानकारी कैसी विधि कहलाती है? अनुवाद विधि या व्याकरण अनुवाद विधि या व्याकरण जानकार विधि या फिर यह सभी? उत्तर होगा व्याकरण अनुवाद विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि में अनुवाद के माध्यम से व्याकरण की जानकारी दी जाती है। किस विधि के अंतर्गत ध्वनि की समानता रखने वाले वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है? रूपरेखा विधि, सूत्र विधि, आदर्श अनुकरण विधि या फिर ध्वन्यात्मक विधि? तो उत्तर है यहाँ पर ध्वन्यात्मक विधि। ध्वनि की समानता रखने वाले वर्ण जैसे कि धर्म, कर्म, ये हो गया, यानी कि राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें एक साथ सिखाया जाता है। किस विधि में? ध्वन्यात्मक विधि। ठीक है, इसका और एक नाम भी होता है ध्वनि साम्य विधि। जब कोई रचना उचित स्वराघात, उपयुक्त गति, भावभंगिमा एवं लयात्मकता के साथ प्रस्तुत की जाती है तब उसे कैसी विधि कहते हैं? भाव उत्पादक विधि या फिर रसास्वादन विधि, आनंद उत्पादक विधि या फिर रस उत्पादक विधि? तो यहाँ पर उत्तर है रसास्वादन विधि। ठीक है, अगर उचित स्वराघात, उपयुक्त गति, भावभंगिमा, लयात्मकता के साथ अगर कोई कविता को हम पढ़ते हैं तो वो क्या होगा? रसास्वादन विधि। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है सुनना, पढ़ना, पढ़ना लिखना, बोलना पढ़ना या फिर सुनना और बोलना? तो उत्तर है यहाँ पर सुनना और बोलना। जब हम लिखते हैं तो हम ध्वनि थोड़ी लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुनना और बोलना जो है ध्वनि विज्ञान से संबंधित होते हैं। निम्न में से लेखन का प्रकार नहीं है? अनुलेख, सुलेख, प्रतिलेख या श्रुतलेख? हम ऊपर भी पढ़े हैं ये 4 ऑप्शन, तो इनमें से याद रखिएगा जो सुलेख होता है ये लेखन का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो 3 है ये लेखन के प्रकार होते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य नहीं है एकाग्रचित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन का विकास या फिर वाचन गति का विकास? तो यहाँ पर उत्तर है वाचन गति का विकास जो है श्रुत लेखन का उद्देश्य नहीं है। वाचन यानी क्या है? पढ़ना। तो श्रुत लेखन में हम पढ़ते थोड़ी हैं, वहाँ पर शिक्षक जो है बोलते हैं और बच्चा जो है ध्यान से सुनता है तो एकाग्रचित्त होता है। फिर वो मतलब जैसे जैसे टीचर बोलेंगे तो वो जल्दी जल्दी लिखता है, क्योंकि फिर दूसरा लाइन टीचर बोलेंगे तो दूसरा लिखना होता है। ठीक है, तो लेखन गति का विकास होता है। और जैसे शुद्ध वर्तनी करके भी लिखना पड़ता है तो शुद्ध स्पष्ट लेखन का विकास भी होता है। तो वाचन गति का विकास जो है ये श्रुत लेखन का उद्देश्य नहीं है। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या फिर दूसरी कक्षा से? तो उत्तर है ए ऑप्शन, तीसरी कक्षा से। भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? 2, 3, 5 या 8? उत्तर होगा 5। ठीक है, 5वीं कक्षा तक भाषाई जो कौशल होते हैं 4 कौशल वो पूर्ण हो जाना चाहिए। उसे सब कुछ आना चाहिए, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, सब कुछ। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन? तो पूछा है कि सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन वो होता है सामूहिक वाचन। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें अगर उठाकर हम कहेंगे कि पढ़ो, अकेले अगर खड़ा कर देंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, चुपचाप ऐसे खड़ा होगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं शर्माते बहुत हैं तो वो आवाज़ नहीं निकालते हैं अकेले होते हैं तो। लेकिन अगर वहीं पर हम कहेंगे ना कि सारे मिलकर पढ़ो तो उस बच्चे का भी आवाज़ निकलेगी तब। ठीक है, तो सस्वर वाचन का अगर आप अभ्यास कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सामूहिक वाचन। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना भी आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण भी वो कर सकना चाहिए और हिंदी साहित्य का ज्ञान उसे जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा उपर्युक्त सभी।